वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के पर्यावरण के सिलेबस में जैव विविधता टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो आइए इसके बारे में देखते हैं जैव विविधता क्या होती है। तो एक ऐसा पारिस्थितिकी क्षेत्र जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाएंगे, तो वो जो है पारिस्थितिकी क्षेत्र क्या कहा जाएगा, तो वो कहा जाएगा कि वहाँ पे जैव विविधता है। ठीक है। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये आप हैं W.C. रोजन ने, और इन्हीं को जो है जैव विविधता का जनक कहा जाता है। तो W.C. रोजन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है, ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है। तो जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो जैव विविधता को तापमान प्रभावित करता है, वर्षा प्रभावित करता है, मृदा प्रभावित करता है और उच्चावच। देखें किस तरह से प्रभावित करता है। अगर तापमान अधिक होता है तो क्या होता है कि वर्षा भी अधिक होती है। ठीक। तो वर्षा से क्या होगा कि धरातल को जल की प्राप्ति होगी और इससे कई सारे वनस्पतियों का विकास होगा। ठीक। अधिक वर्षा होगी तो अधिक जो है वनस्पतियाँ उगेंगी। ठीक है। और यहाँ वनस्पतियों की सघनता से भोजन की उपलब्धता होगी। ठीक है। वनस्पति ढेर सारी होंगी तो क्या होगी कि पशुओं के लिए भोजन की उपलब्धता होगी, और इसी कारण अधिक मात्रा में जीव जंतुओं का भी विकास होता है। ठीक। तो ये देखिए तापमान की वजह से क्या हुआ, वर्षा हुई, वर्षा से जो है ढेर सारी वनस्पतियाँ होगी, वनस्पतियों से जो है पशुओं के लिए भोजन हुआ, और इसी वजह से ढेर सारे जीव जंतुओं का विकास हुआ। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में क्या अंतर होता है। तो आप जानिए कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी आती है। क्यों कमी आएगी, क्योंकि आपका देखिए विषुवत रेखा ये आपका 0 डिग्री होता है, भूमध्य रेखा, और आपने अभी देखा कि सबसे ज़्यादा गर्मी जो है इन्हीं क्षेत्रों में पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात भी होगी और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता होगी। जब आप धीरे धीरे इधर की ओर जाएंगे या फिर इधर की ओर ध्रुवों की ओर जाएंगे तो यहाँ पर जो है बर्फ़ वाला जो है क्षेत्र होता है, आपके दोनों ध्रुवों पर बर्फ़ वाला क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे आपका वनस्पतियाँ कम होंगी तो पशु पशु भी कम होंगे। ठीक है ना। तो इसी वजह से जब आप सीधा सीधा लिखा है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जैव विविधता में कमी आएगी, और देखिए ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो जैव विविधता में वृद्धि होगी, यानी कि अब आप इधर से इसकी ओर आ रहे हैं। ठीक है। ध्रुवों से आप विषुवत रेखा की ओर आ रहे हैं तो यहाँ से अब धीरे 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 इधर वर्षा का जो है मात्रा इधर कम रहेगा, यहाँ पे सब ज़्यादा होता है, तो धीरे धीरे जो है जैव विविधता बढ़ती है। अब अगर ये पूछा जाए कि एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जाने पर, तो पहले जैव विविधता बढ़ती है फिर घटती है। क्यों, देखिए इस तरह से रहता है। 0 डिग्री पे आप सबसे ज़्यादा जैव विविधता होती है। ठीक है। तो अगर आप एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो पहले तो आप यहाँ से यहाँ तक आए तो जहाँ आपकी जैव विविधता बढ़ी, फिर उसके बाद यहाँ से आप दूसरी ओर जाएंगे तो आपकी जैव विविधता घटेगी। ठीक है। तो इसीलिए लिखा है कि एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जाने पर पहले जैव विविधता बढ़ती है, उसके बाद फिर घटती है। ठीक। तो ये आपको जो है समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ये तीनों चीज़ें। अब देखें कि अमेजन नदी और कांगो ज़ायरे नदी जो है इन क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है। अमेजन नदी आपका कहाँ पे है, तो ये दक्षिण अमेरिका में है, ब्राज़ील वाले क्षेत्र में। कांगो ज़ायरे नदी कहाँ पे है, तो कांगो ज़ायरे नदी आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में, तो इन क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये दोनों क्षेत्रों का नाम आप याद रखेंगे। दक्षिणी अमेरिका में क्या होता है कि अमेजन नदी घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं सेलवास वन। ठीक है। तो अमेजन नदी घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन पाए जाते हैं जिनको सेलवास वन कहा जाता है। तो सेलवास वन कहाँ पाए जाते हैं, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपका कहाँ पे पाए जाएंगे, अमेजन नदी घाटी, या फिर आप बोलेंगे दक्षिणी अमेरिका में। ठीक। भारत में देखिए जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय या मेघालय वाला क्षेत्र। ठीक है ना। यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में वर्षा जो है ज़्यादा होती है। तो ये नीचे वाले क्षेत्र, उसके बाद यहाँ वाले जो क्षेत्र होते हैं, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि मानसून यहीं से आता है। ठीक है। इधर से मानसून भारत में इंटर करता है, तो आपका सबसे ज़्यादा वर्षा भी यहाँ पे होती है। उसके बाद जो है जब लौटता हुआ मानसून मानसून आता है तो वर्षा यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। और अब आप सब जानते हैं कि मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, मासिन राम क्षेत्र में। तो इस वजह से आपका जो बोला जा रहा है कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं भारत में। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में वर्षा की अधिकता के कारण यहाँ पर अत्यंत सघन वन पाया जाता है, यानी कि ये जो गहन वन है नीलगिरी क्षेत्र में केरल की साइड में,
ठीक है। यहाँ पे इसको बोला जाता है शांत घाटी, यानी कि साइलेंट वैली आप जानते हैं कहाँ पे है, साइलेंट वैली होता है केरल में। ठीक है, ये नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत अधिक सघन वन है। तो ये आपका शांत घाटी आप जानते हैं केरल राज्य में है। तो यहाँ पर भी आपका जो है सर्वाधिक जैव विविधता वाली घाटी, आप क्या बोलेंगे, भारत की अगर सर्वाधिक जैव विविधता वाली घाटी पूछी जाएगी तो वो होगी शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली। कहाँ पे है ये, केरल में। साइलेंट वैली केरल में है, आप ज़रूर याद रखेंगे कि कम से कम हर एग्ज़ाम में आपसे, जिसमें आपका पर्यावरण से क्वेश्चन आते होंगे, उसमें पूछा जाता होगा ये साइलेंट वैली के बारे में। ठीक है, अब आप देखेंगे कि उपजाऊ और उर्वर मृदा जो होती है, उन क्षेत्रों में भी जैव विविधता का विकास अधिक होता है। ठीक है, जहाँ पे उपजाऊ और उर्वर मृदा होगी उन क्षेत्रों में भी जैव विविधता का विकास अधिक होता है। अतः जलोढ़ मृदा जो है वो उसमें जैव विविधता सर्वाधिक होती है। अधिकतर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाता है कि किस मृदा में जैव विविधता सर्वाधिक होती है, तो आप क्या लगाएंगे कि जलोढ़ मृदा में जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता जलोढ़ मृदा में होती है। ठीक है, पर्वतों की अपेक्षा मैदानी क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ठीक, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा गया है कि क्या जो है पर्वतों की अपेक्षा मैदानी क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। जी हाँ, तो पर्वतों की अपेक्षा जो है मैदानी क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक पाई जाएगी। ठीक, तो जैव विविधता को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग हैं, एक तो है आपकी आनुवांशिक जैव विविधता, दूसरी है प्रजातीय जैव विविधता, तीसरी है सामुदायिक जैव विविधता। ठीक, तो आनुवांशिक जैव विविधता में क्या है, देखिए क्या होता है कि किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे के जो अगर जीन में परिवर्तन हो जाता है, तो जीन में परिवर्तन किस वजह से होता है, या तो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा या फिर जलवायु परिवर्तन के द्वारा ये हो सकता है। किसी भी जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे के जीन में परिवर्तन मानवीय क्रियाकलापों या फिर जलवायु परिवर्तन के द्वारा हो सकता है। जीन में परिवर्तन के बाद क्या होता है कि उसके व्यवहार में और अन्य क्रियाकलापों में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, और सर्वाधिक आनुवांशिक जैव विविधता किसकी वजह से होती है, तो सर्वाधिक आनुवांशिक जैव विविधता आपसे पूछा जाता है किसकी वजह से होती है, तो वो होता है जलवायु परिवर्तन के कारण। अगर आनुवांशिक जैव विविधता के बारे में आपसे पूछा जाएगा सबसे अधिक आनुवांशिक जैव विविधता किसकी वजह से होती है, तो जलवायु में परिवर्तन के कारण होती है। ठीक है, याद रखें। अगला है आपका कि सर्वाधिक अब आपका है कि प्रजातीय जैव विविधता। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक आनुवांशिक जैव विविधता, तो आप बताएंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण आनुवांशिक जैव विविधता होती है। अब अगला है प्रजातीय जैव विविधता। तो एक भौगोलिक क्षेत्र में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों से उत्पन्न होने वाली जो विविधता होती है, इसी को प्रजातीय जैव विविधता कहते हैं। यानी कि अलग अलग प्रजातियों के आपके पेड़ पौधे हैं, अलग अलग प्रजातियों की आपकी जीव जंतु हैं, तो वो आपका प्रजातीय जैव विविधता है। और अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक प्रजातीय जैव विविधता, यहाँ पे प्रजाति नहीं लिखा है, आप लिख लेंगे, तो आपकी सर्वाधिक प्रजातीय जैव विविधता जो है चिड़ियाघर में पाई जाती है। क्योंकि चिड़ियाघर में क्या होता है कि अलग अलग प्रजातियों के आप देखते हैं जानवर जो है आपके मिलते हैं। तो आप कभी जू गए होंगे तो आप देखेंगे कि ठीक है, एक बाड़े में आपका शेर बैठा है तो दूसरे बाड़े में ढेर सारे बंदर हैं। तो इस वजह से जो है आप सबसे ज़्यादा जैव विविधता आपका चिड़ियाघर में पाई जाती है। सामुदायिक जैव विविधता में क्या होता है कि सामुदायिक जैव विविधता में अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के सामुदायिक जैव विविधता पाई जाती है। यानी कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में एक तरह के जानवर हो गए, फिर अगले भौगोलिक क्षेत्र में दूसरे तरह के जानवर हो गए, तो ये एक समुदाय बन जाता है। ठीक है, तो ये आपकी सामुदायिक जैव विविधता होती है। तो ये अलग किसी भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की सामुदायिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ठीक, तो अब देखते हैं जैव विविधता मापने की विधियाँ। ठीक है, विधियों के बाद आपका जो है संरक्षण है, संरक्षण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप देखना जरूर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अल्फा विविधता क्या होती है। अल्फा विविधता में क्या होता है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविधता को मापने की इकाई, ठीक, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो विविधता पाई जाती है उसको मापने की इकाई अल्फा विविधता कहते हैं। तो अल्फा विविधता में होता क्या है, अल्फा विविधता में प्रजातियों की संख्या को गिना जाता है कि कितनी प्रजातियां पाई जा रही हैं। ठीक, तो अल्फा विविधता में मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है कि अल्फा विविधता में प्रजातियों की संख्या को गिना जाता है। ठीक है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कितनी जो है प्रजातियां पाई जा रही हैं उसको जो है वो आपका जैव विविधता मापने की विधि में अल्फा विविधता है। ठीक, अब बीटा विविधता क्या है, यह पर्यावरणीय प्रवणता होती है जो कि प्रजातियों की वृद्धि और कमी के अंतर को ज्ञात करती है। यानी कि किस प्रजाति में कितनी वृद्धि हुई, किस प्रजाति में कितनी कमी हुई, इसके अंतर को जो ज्ञात करती है वो आपकी है बीटा विविधता। ठीक, अल्फा विविधता में आपने प्रजातियों की संख्या को गिना, बीटा विविधता में आपने प्रजातियों की वृद्धि और उसकी कमी के बीच अंतर को ज्ञात किया।
अब आपका अगला है जैव विविधता मापन की गामा विविधता क्या है। तो गामा विविधता में क्या होता है कि इसमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में आवासों का जो मापन किया जाता है उसकी जो है विधि जो है गामा विविधता कहलाती है। यानी कि जब आवासों का मापन करेंगे तो क्या है, वो है आपका गामा विविधता। जब आप जो है प्रजातियों की संख्या को गिनोगे तो अल्फा विविधता। जब आप उनकी प्रजातियों की वृद्धि और उनकी कमी के बीच अंतर को ज्ञात करेंगे तो आपका बीटा विविधता। और आपका गामा विविधता कब होगा, जब आप आवासों का मापन करेंगे तो गामा विविधता। ठीक है। अब जैव विविधता में कमी क्यों आ रही है इसको देखेंगे। तो जैव विविधता में कमी आप मानव का पर्यावरण में हस्तक्षेप हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण भी जैव विविधता में कमी आ रही है। अभी आपने देखा कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है कि उनके जीन में परिवर्तन हो जा रहा है, प्रदूषण के कारण हो रहा है, जंगलों का कटाव आप कर रहे हैं तो भी जैव विविधता में कमी आएगी। वनों में आग लग जाने से जो है पशु पक्षी मर जाते हैं और पेड़ पौधे जल जाते हैं। मृदा के कटाव से भी जैव विविधता में कमी आ रही है। अब ये संरक्षण की विधियाँ, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन सा संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, ये कई बार आया भी है आपके एग्जाम में, आप इसको ध्यान से देखेंगे। यदि किसी जीव या वनस्पति को उसके निवास स्थान पर ही संरक्षण दे दिया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, स्वस्थानिक संरक्षण। ठीक है, तो जैव संरक्षण की जो दो विधियां हैं, एक तो है आपका स्वस्थानिक संरक्षण। आप इंग्लिश में भी याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी हिंदी में इन सीटू लिखा रहता है और एक्स सीटू लिखा रहता है। ठीक है, तो ये स्वस्थानिक संरक्षण नहीं लिखा रहता। मैंने भी एक दो एग्जाम दिए हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट इन सीटू लिखा होता है। ठीक, तो आप इन सीटू और एक्स सीटू भी याद रखेंगे। ठीक, तो अगर उनके निवास स्थान पे ही संरक्षण दे दिया जाए तो उसको इन सीटू संरक्षण यानी कि स्वस्थानिक संरक्षण कहते हैं। और इन सीटू संरक्षण कब दिया जाता है, तो वो कम खतरे की स्थिति में, यानी कि खतरा अगर बहुत कम है तो उस स्थिति में उनको उनके ही स्थान पे संरक्षण दे दिया जाता है। स्वस्थानिक संरक्षण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो स्वस्थानिक संरक्षण के अंतर्गत आपके राष्ट्रीय उद्यान हो गए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, वन्य जीव अभयारण्य हो गए और पवित्र उपवन, ये सब आपके इन सीटू जो है संरक्षण में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, इन सीटू आप याद रखेंगे। ठीक, तो ये क्यों होता है, कम खतरे की स्थिति में उनके निवास स्थान पर संरक्षण देना ही इन सीटू संरक्षण होता है। अब आप देखेंगे बाह्य स्थानिक संरक्षण, आप इसको एक्स सीटू याद रखेंगे। ठीक है, यदि खतरा ज़्यादा होता है किसी जीव पर या वनस्पति पर तो उनको उनके स्थान से किसी अन्य स्थान पर संरक्षित किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाह्य स्थानिक संरक्षण या फिर एक्स सीटू संरक्षण। ठीक है, बाह्य स्थानिक संरक्षण के अंतर्गत क्या क्या होता है, तो ये जीन बैंक, बीज बैंक, वनस्पति उद्यान हो गए या फिर चिड़ियाघर हो गया। तो चिड़ियाघर आपसे पूछा जाता है कौन सा है, तो चिड़ियाघर है एक्स सीटू। ठीक है, या फिर समुद्री पार्क हो गए। तो ये सब शामिल किए जाते हैं आपके बाह्य स्थानिक संरक्षण। और कब दिया जाता है, जब खतरा अधिक हो तो वनस्पतियों या जीवों को किसी अन्य स्थान पर संरक्षित किया जाता है। तो ये आपका एक्स सीटू संरक्षण होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये वाला टॉपिक जो है आपके पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में दोनों में है, तो आप याद रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देंगे। ठीक।